देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं तो इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि ना तो आपने ढंग से केमिस्ट्री पढ़ी है 11th में और ना ही आपने 11th में फिजिक्स पढ़ी है। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो न्यूक्लियस को ले लेते हैं, जैसे हीलियम न्यूक्लियस को ले लेते हैं, चलो उसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे के दुश्मन है, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। इधर देखो बच्चे कैसे, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे के दुश्मन क्यों होंगे, कोई बच्चा बताएगा? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इनके बीच में एक दुश्मनी है और दुश्मनी का नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स दोनों को जुदा करना चाहता है। बहुत साल तक साइंटिस्ट बहुत परेशान थे। जब रदरफोर्ड का मॉडल आया, बोहर का मॉडल आया, तो मॉडल तो उन्होंने मान लिया, बट बाद में ये कहा यार ये बताओ प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में कैसे रह सकते हैं, ये तो दुश्मन है। पहले तक तो कुछ समझ में नहीं आया, बाद में उन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसा फोर्स होगा जो इनको जोड़ने का काम कर रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको जुदा कर रहा है और कोई दूसरा फोर्स उनको साथ में रख रहा है, 2 शक्ति, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ऐसे ही नाम दे रहे हो बच्चे, बट एक्चुअली एक फोर्स जो उनको अलग कर रहा है और एक फोर्स जो उनको पास ला रहा है। बट कौन ज़्यादा बड़ा है ये मायने रखते हैं। वो जो फोर्स था उसको नाम दे दिया गया न्यूक्लियर फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो इनको जोड़ के रखता है। आज के टाइम में भी न्यूक्लियर फोर्स एक मिस्ट्री की टाइप से ही है, मतलब ठीक है पता है बट मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब पता नहीं कैसे है पॉसिबली, बट वो काफ़ी मिस्ट्रीयस है क्योंकि बहुत कम स्पेस में पाया जाता है, लार्ज तौर पे इसको देखा नहीं जाता है। जबकि हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, इसको हम बल्क में देखते हैं। बल्क मतलब कि बड़े तौर पे भी देखते हैं। जैसे मान लो कंघी और बाल वाला एक्सपेरिमेंट होता है, कॉम हेयर वाला, जो चिपक जाता है छोटा सा पेपर, उससे बड़े तौर पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को बहुत बड़े तौर पे, ग्रेविटेशन फोर्स को बहुत बड़े बड़े तौर पे देखा जाता है। बट न्यूक्लियर फोर्स के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये बड़े बल्क लेवल पे नहीं देखा जाता है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है। तो ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी भी हमको मालूम नहीं है, क्योंकि इसको हमने छोटे से लेवल पे ही देखा है। और मानते हैं ये अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको भगाने की कोशिश करता है, सेपरेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव हैं, एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं, जबकि न्यूक्लियर फोर्स इनको बाइंड करना चाहता है। तो आखिर ये मामला है कैसे? तो यही बोला जाता है कि न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है। समझे बच्चे? इज मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन उसको दूर करना चाहता है, उससे कहीं ज़्यादा ये स्ट्रांग होता है, बाउंड करके रखता है। अब कहानी ये आती है अराइज कैसे होता है, कैसे आया। तो देखो अच्छा, इस पर थ्योरीज है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं मालूम है, अभी भी मिस्टीरियस है। तो बोला जाता है कि वही जो मैं आपको कहानी बताई थी कि जब कभी कोई एक न्यूक्लियस बनता है तो उसका मास कम हो जाता है और मास एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी। वो जो बाइंडिंग एनर्जी है वही ये न्यूक्लियर फोर्स को देती है, उसी की वजह से न्यूक्लियर फोर्स अराइज होता है। बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आई थी? मैंने आपको बताया था, जब कभी कोई एटम बनता है तो एटम बनने पे उसकी फॉर्मेशन के टाइम में जब उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन होते हैं, मतलब ये हुए होंगे, क्योंकि पहले माना जाता है कि बिग बैंग के टाइम में सिर्फ हाइड्रोजन ही थी, कोई हायर एटम एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था। और आज के टाइम में भी हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है, बाकी एलिमेंट्स कम है। हम अपनी अर्थ की बात ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अर्थ में तो चलो एलिमेंट्स अलग टाइप्स हैं, बट पूरे यूनिवर्स में देखो तो स्टार्स बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं। उस स्टार्स में सबसे ज़्यादा क्या होती है? हाइड्रोजन गैसें सबसे ज़्यादा होती हैं। तो उनसे बना होगा, जब वो बना होगा कोई एक एटम, तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन हुए होंगे, तो एनर्जी रिलीज हुई होगी। उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो उस बाइंडिंग एनर्जी की वजह से ही बेसिकली ये न्यूक्लियर फोर्स आते हैं। और ये न्यूक्लियर फोर्स क्या करते हैं? न्यूक्लियस को क्या करते हैं? बाइंड करके रखते हैं। अब ये काफ़ी अद्भुत सी चीज़ है, बट ठीक है भाई, है तो है, बस थोड़ी बहुत कहानी इसके बारे में हमको पता है, जो कि हमको करिकुलम में बताया गया है। और तो रिसर्च तो चल ही रही है बच्चे कंटिन्यूसली इसके बारे में, ऐसा नहीं है कि रिसर्च नहीं चल रही है। बट बाकी अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है हमारे करिकुलम के हिसाब से, तो पहला एक है बच्चे, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, जो कि नोट्स में मेंशन किया गया है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं अभी यहाँ लिख नहीं रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि फालतू में क्यों लिखोगे। शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब बहुत लंबे लंबे दूरी पे काम नहीं करता, बहुत छोटे से स्पेस में काम करता है, सिर्फ न्यूक्लियस में काम करता है। और न्यूक्लियस में भी बहुत दूर दूर तक काम नहीं कर पाता। इधर ध्यान से सुनो बच्चे, न्यूक्लियस में भी बहुत दूर तक काम नहीं कर सकता। कैसे?
अगर मान लो कोई हमारा न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो तो ये वाला न्यूट्रॉन उस वाले प्रोटॉन से बहुत दूर हो जाएगा, तो उनका इंटरेक्शन बिल्कुल कम हो जाएगा, तो उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं होगा। बड़े न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम न्यूक्लियस की बात करें तो ये बड़े न्यूक्लियस बड़े होते हैं, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या बहुत बढ़ जाती है, तो उनमें इंटरेक्शन कम हो जाता है आपस के बीच का। तो ये है, अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है। उसके बाद बात करें कि जब हम लोग बात करते हैं जो दो न्यूक्लियॉन्स हैं, जैसे कई कई सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, ये सबसे अच्छे तब काम करता है कि जब दो न्यूक्लियॉन्स के सेंटर से सेंटर का स्पेस 0.8 फर्मी मीटर होता है। जैसे मान लो ये दो न्यूक्लियॉन्स, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इनके सेंटर से सेंटर का स्पेस 0.8 फर्मी मीटर है, तो इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा सबसे अच्छा काम करेगा और उनको सबसे अच्छा बाइंड करके रखेगा। अगर आप कभी छेड़खानी करते हो, छेड़खानी मतलब कि इनके बीच के स्पेसेस को चेंज करने की कोशिश करते हो, न्यूक्लियॉन्स के स्पेसेस बढ़ाने की घटाने की कोशिश करते हैं, कैसे भी ऐसा होता है पॉसिबली, तो इस फोर्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। मैं एक बार इंग्लिश में रीड कर देता हूँ बच्चे। द न्यूक्लियर फोर्सेज बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन अ फ्यू फेम्टोमीटर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो इनके बीच में थोड़ा सा अगर आप सेपरेशन बढ़ा देते हो किसी भी तरीके से, नेचुरली या आर्टिफिशियली, तो उनके बीच की कहानी वैसे नहीं रहती और इनके बीच की न्यूक्लियर फोर्सेज भी चेंज देखने को मिलते हैं। तो सबसे बेहतर न्यूक्लियर फोर्सेज इनके बीच में तब होते हैं जब इनके बीच का सेंटर से सेंटर का सेपरेशन 0.8 फर्मी मीटर होता है। ये ग्राफ है जो एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ है। एनर्जी और सेपरेशन का ग्राफ कैसे, मतलब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में कितनी आपस की एनर्जी होती है और उनका सेपरेशन कैसा रहता है उस हिसाब से ग्राफ है। तो ये देखो अच्छे दिखा रखा है कि जब ये 0.8 की वैल्यू है फर्मी मीटर की सेंटर से सेंटर की, तो इनकी एनर्जी सबसे नेगेटिव है। अब आप कहोगे नेगेटिव का मतलब क्या होता है? देखो एनर्जी की पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव का मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन है। अगर आप इसको छेड़ोगे तो स्टेबिलिटी वैसे बरकरार नहीं रहेगी। तो आप देखो अच्छे, अगर इनके बीच का गैप 0.8 से कम हो जाएगा या बढ़ेगा, तो आप देख रहे हो कि फोर्सेज या एनर्जी वैसी नहीं रहती है। इवन कोई बच्चा बताएगा इसका क्या मतलब है कि जब गैप 0.8 से कम हो रहा है तो ये एनर्जी पॉजिटिव जा रही है, कोई इसका मतलब बताएगा? ये क्या शो कर रहा है ग्राफ? बोलो। ये दिखा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इनको पास लाने की कोशिश करोगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उल्टा ऐसे हो जाएंगे कि वो मतलब लूज करने लग जाएंगे, इनको बाइंड नहीं करेंगे। एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी क्या हो रही है? लूज हो रही है, स्टेबिलिटी लूज हो रही है। चाहे आप 0.8 फर्मी मीटर से कम सेपरेशन करो चाहे बढ़ाओ। तो ये ध्यान रखना, जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन 0.8 फर्मी मीटर होता है तो उनकी कंडीशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। फिर एक बात आती है कि क्या ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये भेदभाव करता है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अलग लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में? ऐसा माना ये जाता है बच्चे भेदभाव नहीं करता है। जितना प्रोटॉन प्रोटॉन की आपसी दोस्ती रहती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, उतनी ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं। और इसमें जो भी पेयर्स हैं इनमें कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनके बीच में अप्रॉक्सीमेटली सेम फोर्सेस लगते हैं। और ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है कि अगर चार्ज है या नहीं है। जैसे दो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चे, बाकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज तो अभी है नहीं हमारे करिकुलम में, तो इतना ही है बच्चे। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं बच्चे जो कि हमें पढ़ने थे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो बच्चे इधर देखो, एक्चुअली क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपने सोर्सेज ऑफ एनर्जी अपनी 10th क्लास में पढ़ा होगा पहले, बट एक्चुअली क्या होता है थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। दो फिनोमिना होते हैं न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इन दोनों ही प्रोसेस से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हमारी कहानी में जुड़ जाते हैं, वरना हमारे से इसका कोई रीज़न नहीं था। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा भी हो सकती है कि उससे अब बम फोड़ दो और ऐसा बम फोड़ो पूरी अर्थ गायब हो जाए एक बार में। तो ये जो न्यूक्लियर बम होते हैं बच्चे ये इसी प्रोसेस से बनते हैं, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर सही तरीके से इस्तेमाल करो तो एनर्जी देगा, गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो देश का देश उड़ा देगा कुछ सेकंड में ही। तो ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है अपने में। हमें लाइफ भी इसी से मिली हुई है, अगर ये ना हो तो हमारी लाइफ पॉसिबल ना हो। कोई बच्चा बताएगा मैंने ऐसे क्यों बोला कि न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन की हेल्प से हमें लाइफ मिली हुई है? शाबाश बच्ची शाबाश। एक्चुअली क्या है, देखो जो सन है तो लाइफ है। सन सारी एनर्जी जो अर्थ पे आती है उसका मेन सोर्स सन माना जाता है। अगर सन ना हो तो कुछ लाइफ, कहीं भी कोई लाइफ पॉसिबल ना हो, मतलब अभी हमारी जैसी बॉडी उस हिसाब से, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग तो नहीं होगी।
सन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी का सोर्स है। सन में जो एनर्जी क्रिएट होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की हेल्प से होती है। थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे कैसे होती है, बट देखो अच्छे सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट हो रही है, आगे मतलब फर्दर प्रोसेस चल रहा है, इससे एनर्जी बनती है। तो देखो अच्छा, अगर हम न्यूक्लियर फिशन की बात करें तो मैं लिख भी कुछ नहीं रहा हूँ क्योंकि नोट्स में सब लिखा हुआ है, थ्योरी के बारे में इतना कुछ बेसिक नहीं आता। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन, आपसे कोई हार्ड ही चीज़ पूछी जाएगी आमतौर पर, जो मैं आपको बताऊँगा क्या क्या पूछा जाता है। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है बच्चे, किसी हैवी न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग होना, हैवी न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग होना। एग्जाम्पल दे सकते हो? एग्जाम्पल यूरेनियम। तो देखो अच्छे, जब हम बात करें थोड़ा बहुत हमने जैसे इसके बारे में पढ़ा हुआ है, कहाँ यूज होता है यूरेनियम जो स्प्लिट होता है, उसका यूज कहाँ आता है? न्यूक्लियर बम बनाने में तो अच्छे अभी नहीं, मतलब हम लोग वो डेली तौर पर यूज नहीं करते ना, डेली तौर पे पावर रिएक्टर में यूज करते हैं। ये कुछ इस तरीके का रिएक्शन होता है T प्लस, ये आमतौर पे एक्चुअली मैं जो लिख रहा हूँ बच्चे ऐसा सिर्फ नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिशन की तो काफ़ी और भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी होते हैं। तो हमने तो एक बहुत बेसिक सा रिएक्शन लिख दिया है। क्या है? यूरेनियम है, ये स्प्लिट हो रहा है थोरियम और हीलियम में। ये एक तरीके का हमने क्या दिखाया है आपको, न्यूक्लियर रिएक्शन दिखाया है। एक्चुअली क्या होता है कि जब इसमें स्प्लिटिंग होती है जैसे यूरेनियम की, तो थोरियम और ये हीलियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। ऐसे कई सारे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शन की खास बात क्या होती है बच्चे, केमिकल, एक होता है केमिकल रिएक्शन, एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट सेम रहता है, जो एलिमेंट है वो सेम ही रहेगा, बस इलेक्ट्रॉन का लेना देना या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बन गए। तो जब अब ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या सोडियम ही रहा या सोडियम से चेंज हो गया, आइडेंटिटी चेंज होगी? आइडेंटिटी क्या रहती है? सेम रहती है। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, उस चीज़ की आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है। यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट गया, टूटने के बाद उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए होंगे? कम हो गए। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो गए तब उसका न्यूक्लियस ही टूट गया, तो एलिमेंट ही दूसरा बन गया। वो एलिमेंट ही क्या हो गया? दूसरा हो गया। तो अगर वो एलिमेंट ही दूसरा हो गया तो उसकी आइडेंटिटी हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गई? खत्म हो गई। तो केमिकल रिएक्शन में और न्यूक्लियर रिएक्शन में ये फर्क होता है, केमिकल रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वगैरह होती है और या फिर एक्सचेंज होता है, बट आइडेंटिटी एलिमेंट की सेम बनी रहती है। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए आइडेंटिटी लूज कर देता है। और केमिकल रिएक्शन में तो आप जैसे सोडियम क्लोराइड से, सोडियम और क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड बना दो और शायद उसको वापस रिवर्स भी कर पाओ किसी न किसी प्रोसेस से। यहाँ पर ऐसी सहूलियत नहीं मिलती इतनी आसानी से, कि ऐसा नहीं है कि आपको उसको रिवर्स कर दो। केमिकल रिएक्शन को आप फिर भी इजीली रिवर्स कर सकते हो थोड़ी एनर्जी दे के। समझ रहे हो बच्चे? जैसे सोडियम और क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड बन गया, सोडियम क्लोराइड से शायद एनर्जी दे के, एनर्जी खर्च करके अलग अलग कर लो। बट यहाँ थोड़ा सा लफड़ा है, इतना आसान नहीं होता है यहाँ पर प्रोसेस को रिवर्स करना, क्योंकि यहाँ पर अगर एक बार हो गया तो काफ़ी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जैसे मान लो मैं अगर इसको क्यू लिख रहा हूँ, क्यू मतलब एनर्जी रिलीज। आमतौर पे क्यू जो टर्म यूज़ करते हैं एनर्जी रिलीज दर्शाता है वो, कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हमारे किस काम का ये देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में बहुत सारे लगे हैं और पूरे वर्ल्ड में लगे हुए हैं। अब एक्चुअली क्या है कि हम बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का रोल जो है आपको तो पता ही है, क्योंकि अगर 2 दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा, जो कि सोच भी नहीं सकते आप लोग। तो कुछ घंटों में हमारी हालत अजीब हो जाती है कि लगता है कि क्या हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट सोर्स हैं, जैसे कोल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट हो गया, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, जैसे विंड पावर प्लांट्स, जैसे कि सोलर पावर प्लांट्स, और इसमें से एक आ जाता है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब देखो अच्छे, ये चीज़ कई विवाद में फंसी है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कई बार खतरनाक भी होते हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या कारण होते हैं उसके खतरनाक होने के, वो भी बताएंगे अच्छे, वो भी बताएंगे। बट एक्चुअली क्या है कि इसके फ़ायदे भी बहुत हैं इन कंपेरिजन विद अदर्स। कई कंट्री ने तो बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रखे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। फ़ायदे में बच्चे बड़ा सा सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि इसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वगैरह नहीं होता है। जैसे आमतौर पे फॉसिल फ्यूल हम बंद करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यहाँ आपका जो ये है स्प्लिटिंग हो रही है तो कुछ कार्बन वार्बन तो निकल नहीं रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। उस एनर्जी से आप कैसे भी करके हीट से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसका काफ़ी एक बड़ा एडवांटेज ये रहता है। इसलिए कई चीज़ें नेगेटिव होने के बावजूद भी न्यूक्लियर एनर्जी को काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि उसमें कार्बन एमिशन नहीं होता है और इन्वायरमेंट में डायरेक्टली
इम्पैक्ट नहीं करता है। डायरेक्टली इम्पैक्ट मतलब कि कार्बन वार्बन नहीं होते हैं, ग्रीन हाउस गैस वगैरह का इफेक्ट नहीं होता। अगर आप उसको ढंग से कैरी आउट कराओ तो कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी इसके साथ ऐसा है कि बच्चे कुछ दिक्कत भी है इसमें, कई बार अगर डिजास्टर हो जाए तो प्रॉब्लम्स भी होती हैं। दूसरा क्या होता है बच्चे, जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें हार्मफुल रेडिएशंस भी निकलते हैं। ऑल्दो हमारे करिकुलम में काफ़ी हद तक कट गया है, बट जब मान लो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो उसमें गामा रेडिएशन भी काफ़ी हद तक निकलते हैं। और गामा रेडिएशन जैसे हमने आपको बताया, गामा रेडिएशन सबसे हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं। अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन की बात करें तो उसमें कई टाइप के रेडिएशन आते हैं, जैसे कि यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट। बट सबसे ज़्यादा हानिकारक रेडिएशन होते हैं गामा रेडिएशन। इतने खतरनाक होते हैं कि वो स्किन पूरी बर्न कर सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं, और भी डिजास्टर हो सकते हैं। जीनोमिक सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, म्यूटेशन कर सकते हैं, काफ़ी खतरनाक होते हैं। अगर कोरोना वायरस को आप गामा रेस पे एक्सपोज कर दो तो उसी वक्त म्यूटेट हो जाएगा, मतलब उसका नेचर क्या हो जाएगा, एकदम से चेंज हो जाएगा। तो गामा रेडिएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन जो कैरी आउट भी होता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते भी हैं, तो उसमें काफ़ी ध्यान रखा जाता है कि कभी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो उसमें गामा रेडिएशन कंटिन्यूसली एमिट होते रहते हैं, जो कि हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं। तो वहाँ जो साइंटिस्ट काम करते भी हैं वो बाकायदा प्रॉपर इक्विपमेंट में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ऐसे कपड़े में चले गए, उनको ऐसे क्लोथ पहनने पड़ते हैं जो रेडिएशंस से हम बचा सकें। और वहाँ पे रेडिएशन काउंटर वगैरह भी लगा होता है ताकि वो रेडिएशन ज़्यादा ना हो जाए। ज़्यादा रेडिएशन होगा तो ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। जीनोमिक सीक्वेंस चेंज कर सकता है हमारा। जीनोमिक सीक्वेंस पता है जीन चेंज कर देगा, फिर जो आगे जनरेशन आएगी वो अजीब हो जाएगी। छिपकली तो नहीं बनेगी, बट कुछ भी अजीब हो सकता है। मतलब जैसे इंसान दिखता है वैसा इंसान नहीं दिखेगा आगे वाला, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जो बहुत अजीब हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है, प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। बट एक्चुअली जीनिक सीक्वेंस चेंज होना काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। तो इसलिए बच्चे इस पर काफ़ी विवाद भी हैं। बट एक्चुअली क्या है कि अभी इसका यूज़ काफ़ी है, तो हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब देखो बच्चा, अभी हमने ये सब थोड़ा आइडिया डिस्कस किया जो कि हमने 10th क्लास में भी किया था। बट अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर कोई एक न्यूक्लियर पावर प्लांट फंक्शनिंग कैसे करता है, उसका बेसिक चीज़ क्या होती है, उसके पीछे बेसिक कारण क्या होते हैं, थॉट्स क्या होते हैं। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें कैसे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क करता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आखिर न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी आउट कराया जाता है। तो देखो बच्चे, हम लोग सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं 238 नहीं, और भी हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं, फिशनेबल मटेरियल यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लो अगर हमारे पास यूरेनियम 235 है, इसको हम न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग रेडियोएक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग होना। न्यूक्लियस का क्या होना, टूटना। देखो यार, एक्चुअली क्या है कि न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फिजन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन की जब बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस टूट रहा है, और न्यूक्लियस के टूटने को ही रेडियोएक्टिविटी कहा जाता है, फिनोमेना ऑफ रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग होना। अब अगर आप देखो बच्चे, कोई एक इंसान है, उसकी डेथ है तो दो तरीके से हो सकती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरली मतलब नेचुरल डेथ हो गई, आर्टिफिशियल इसको पकड़ के किसी ने मार डाला। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस को तोड़ने के दो तरीके होते हैं, एक तो नेचुरल टूटना, नेचुरल फिशन, एक होता है आर्टिफिशियल फिशन। नेचुरल क्या होगा भाई, कोई एक हैवी एलिमेंट होगा, कोई भी एक हैवी एलिमेंट होगा। देखो कोई हैवी एलिमेंट जब होता है ना, जैसे कोई यूरेनियम का एटम हुआ, कुछ टाइम रखा अपने आप क्या होगा, टूट गया। क्योंकि हैवी एलिमेंट्स कम स्टेबल होते हैं, उनकी लाइफ कम होती है, कुछ साल में ही वो टूट जाते हैं, स्प्लिटिंग अपने आप चलती रहती है उनकी, अपने आप नेचर के हिसाब से बने ही ऐसे हैं कि वो टूटते रहते हैं। एक हम ज़बरदस्ती उसको तोड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मान लो हमको एक न्यूक्लियर फिशन कराना है। अब जब न्यूक्लियर फिशन की भी बात करते हैं तो मतलब एक तरीके से न्यूक्लियस की टूटने की बात करते हैं तो दो तरीके से हो सकता है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। भाई हम न्यूक्लियर रिएक्टर चला रहे हैं तो हमको सब चीज़ें कंट्रोल में करनी पड़ेंगी ना, कितना कराना है, कम कराना है, ज़्यादा कराना है। अनकंट्रोल में तो हो सकता है ना भी हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। तो कंट्रोल में क्या होता है कि जैसे मान लो हम आर्टिफिशियली कैरी आउट कराते हैं उसको पूरा का पूरा। जैसे बच्चे आपने देखा होगा फिश फार्मिंग आजकल आर्टिफिशियल हो गई है। फिश फार्मिंग पता है ना, फिश मछली पालन आर्टिफिशियल, बी फार्मिंग आर्टिफिशियल हो गई, आर्टिफिशियल बी फार्मिंग करते हैं, बहुत सारे मतलब कल्चर आ गए हैं। और इवन जैसे आजकल जो डॉग ब्रीडिंग है वो भी आर्टिफिशियली कराते हैं लोग, नेचुरली नहीं है ना।
और आज फ्यूचर में तो बच्चे भी, इंसान के बच्चे भी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग वगैरह भी कराएंगे, उसकी भी वो भी चलेगी अपने हिसाब से जैसे भी चलेगा। बट एक्चुअली क्या है, यहाँ पे भी हम आर्टिफिशियली कराते हैं क्योंकि हम अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं उसको उस पर, ठीक है। तो देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि एक न्यूट्रॉन को, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को उस पर बम्बार्ड कराते हैं हम लोग ताकि ये टूटे। तो जब ये टूटता है तो इसमें 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं इसके रिएक्शन में। खैर हमने रिएक्शन लिखा नहीं है बट अभी हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे पास मटेरियल होता है, जैसे मान लो हमारे पास कई सारा यूरेनियम होता है और यही हमारा फ्यूल होता है। जैसे आमतौर पे गाड़ी में जो फ्यूल होता है वो तो हमारा पेट्रोलियम होता है, बट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो फ्यूल होता है वो यूरेनियम ही होता है। तो यूरेनियम का जो फ्यूल होता है, यूरेनियम की रॉड्स डाली जाती हैं, कई सारा यूरेनियम डाला जाता है। ये तो हम किसकी बात करें, सिर्फ एक एटम को हम दर्शा रहे हैं इस फिगर में। क्या एक होगा? ऐसा बहुत सारा एटम होगा, बहुत सारा मतलब न्यूक्लियस होगा। तो जब ये 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे तो ये अलग अलग 3 पे जाके क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और इस तरीके से हमारा चेन रिएक्शन बनेगा। जैसे जय हो मूवी थी ना, वो क्या कहता है, कहता है तुम लोग 3 की मदद करो, कितनी की मदद करो, 3 की मदद करो, फिर वो अगले 3। अब वो अगले 3 की करेगा, ऐसे चेन बन जाएगा। तो देखो अच्छा इधर देखो, देखो अच्छा ये यूरेनियम पे जाएगा, फिर यहाँ से 3 और न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा। अब देखो जो चेन रिएक्शन होना अच्छी बात है, आप इनिशियली पावर प्लांट को स्टार्ट कर रहे हो, बट चेन रिएक्शन भी क्या होना चाहिए, कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। क्योंकि अगर चेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो भी क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं बच्चे, इस चेन रिएक्शन जो मतलब जैसे स्टार्टिंग हमने इनिशिएट किया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने नया इंस्टॉल किया, अब हमको स्टार्टिंग में चालू करना है। तो स्टार्टिंग में तो हमने इनिशिएट कर दिया, चिंगारी दे दी एक बार, तो वो आगे बढ़ता जा रहा है। बट चेन रिएक्शन को भी हम होल्ड करते हैं, मतलब होल्ड मतलब कि ना तो रिएक्शन ज़्यादा बढ़ जाए एक लिमिट पे आके, ना क्या हो जाए, कम हो जाए। कम होगा तो क्या हो जाएगा, बुझने लग जाएगा, और बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें, चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो चाइना ने क्या किया, पॉपुलेशन कंट्रोल की। अब घट रही है तो वो क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। अब इस टाइम वो कह रहे हैं बढ़ाओ, पॉपुलेशन बढ़ाओ, हम इंसेंटिव दे रहे हैं, बच्चे पैदा करो, पॉपुलेशन घट रही है, ठीक है। तो वहाँ हर कंट्री का ये हिसाब, बच्चे इंडिया में भी कुछ साल बाद ऐसे ही हो जाएगा, देखना। पहले कहते थे बच्चे मत पैदा करो, कम पैदा करो, और अब कहेंगे कि ज़्यादा पैदा करो। हाँ अच्छा ऐसा होगा, चलो ठीक है आगे। तो सेम यहाँ पे भी होता है। बट एक्चुअली क्या होता है बच्चे, देखो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ये 2.5 या 3 के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में बढ़ता जाएगा, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता जाएगा। ऐसा नहीं है। देखो ये 3 न्यूट्रॉन निकले, यहाँ पे 3 को हिट करें, बट जरूरी नहीं तीनों के तीनों न्यूट्रॉन हिट करें। हो सकता है एक न्यूट्रॉन इधर उधर गायब हो जाए, तो क्या सारे न्यूट्रॉन हिट करेंगे? तो एवरेजली 2.5 न्यूट्रॉन इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो 3 निकले तो अप्रॉक्सीमेटली हाफ न्यूट्रॉन आगे रिएक्शन कैरी आउट नहीं कराएगा, और आधा न्यूट्रॉन इधर उधर चला जाएगा। आधा मतलब कि जैसे मान लो आपने 2 रिएक्शन इनिशिएट किए, यहाँ से और एक और से, तो एक रिएक्शन ये रहा, इसमें कितने मिलने चाहिए थे हमको, 3, और दूसरा भी मान लो इसी के साथ रिएक्शन हमने स्टार्ट किया, उसमें कितने मिलने चाहिए थे, 3, टोटल कितने चाहिए थे, 6 वो आगे और मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 6 में से एक गायब हो गया इधर उधर, तो एवरेजली हमको 2.5 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, मतलब कोई ना कोई न्यूट्रॉन गायब भी हो जाता है, तो एवरेजली 2.5 होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब बढ़ते 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 एक टाइम पर उसको कंट्रोल करना होता है कि भाई अब ना बढ़े। तो क्या करें बच्चे, जैसे मान लो न्यूक्लियर रिएक्शन पूरी सीमा पे आ चुके हैं, अब हम चाहते हैं ना बढ़े, क्या करोगे बताओ? अब हम चाहते हैं बहुत अच्छा खासा रिएक्शन हो रहा है, ना बढ़े तो क्या करें बताओ? मतलब काफी बढ़ चुका है रिएक्शन, तो अब क्या होगा, वो उसका करीब करीब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 3 है। 3 तो चल रहा है ना, 3 मतलब 3 टाइम्स न्यूट्रॉन बढ़ जा रहे हैं। अब मान लो हम ऐसे पहुंच गए कि अब 1000 न्यूट्रॉन्स हैं, और अब जब वो टकराएगा तो जब वो 1000 टकराएंगे न्यूक्लियस से, तो अब कितने बनेंगे, 1000 जो न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब 1000 हो गए, लेट अस टेक 1000 हो गए। यहाँ पर क्या है कि हम लोग नहीं चाहते कि ये जो 1000 से 3000 बन रहे हैं ये आगे मल्टीप्लाई हो। तो एक्चुअली क्या है, फिलहाल अगर आप देखो तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करीब करीब 2.5 या 3 रहता है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2.5 या 3 का मतलब कि 1 से 3 हो रहे हैं, या 2.5, बाकी मतलब 2.5 तक, 2.5 या 3 रहता है। तो हम इसको मैनेज करने के लिए चाहते हैं कि एक लिमिट बाद मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 हो जाए, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या उतनी ही रहे जितनी पहली स्टेज में थी। जैसे 1000 थे, 3000 निकले, बट बाकी 2000 को क्या कर दो आप, गायब कर दो, तो कितने रहे, 1000 रहे। क्योंकि चेन रिएक्शन बढ़ता गया तो ब्लास्ट हो जाएगा, जो कि हुआ था चेरनोबिल में, यूक्रेन में ऐसे ही हुआ था। वहाँ चेन रिएक्शन को मैनेज नहीं किया गया,
एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स वगैरह का ध्यान नहीं दिया गया और रिएक्शन बढ़ते 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 ब्लास्ट हो गए और वहाँ आज भी गोस्ट टाउन बना हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन इतना ज़्यादा है कि अगर कोई जाएगा तो रेडिएशन इतने खतरनाक है कि उसको कैंसर वैंसर हो सकता है। वहाँ सब जो आसपास थे मरमरा से गए, उनको भगाया रातों रात, क्या हुआ पता नहीं, क्या क्या कंडीशन हुई। ऊपर से दीवार बनानी पड़ी गई पूरी उस एरिया के आसपास, बहुत लंबी लंबी, और क्या नहीं क्या हुआ। आप एक बार वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा, बहुत बुरी कंडीशन हुई थी। चेर्नोबिल यूक्रेन में है। इधर देखो बच्चे, अब एक्चुअली क्या है कि हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को 1 रखते हैं, मतलब ताकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या मेंटेन रहे एक लिमिट के बाद। मैं स्टार्टिंग की नहीं कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में तो बढ़ाना है ना आपको रिएक्शन, बट बाद में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 कर देते हैं कि ताकि रिएक्शन बढ़े। अब आप कहोगे कि सर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब वगैरह कैसे किया जाता है, मतलब कैसे क्या प्रोसेस होता है। देखो बच्चे, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की पूरी कहानी तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमारे सिलेबस में 2 टर्म जरूर यूज़ की जाती हैं, जो कि हमारे यहाँ मॉडरेटर और कंट्रोल रोड्स दिया हुआ है, तो इसका फंक्शन जरूर एग्जामिनेशन में आता है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कंट्रोल रोड्स की। अब ये बच्चे, मैं इसको ना ऐसे बिना 3D डायग्राम से नहीं समझा सकता, बट मैं आपको बताता हूँ। ये जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं, इन्हीं का काम होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। ये जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं बच्चे, ये कैडमियम मटेरियल की बनी होती हैं, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती हैं। जब हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन को अच्छे स्तर पे पहुंचा देते हैं, मतलब स्टार्टिंग में तो चालू होता है ना, एक लिमिट पे आता है, तब हम उसको बहुत कंट्रोल करके रखते हैं ताकि वो लिमिट से ऊपर ना चला जाए, क्योंकि आपको पता है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, और कम हो गया तो न्यूक्लियर रिएक्शन बुझ जाएगा, वो भी नहीं करना, मेंटेन रखना है। तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कंट्रोल रॉड से कम करो। अगर कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा ही न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब उल्टा के जो 1 से कम हो जाए, तो यहाँ 1000 थे और बाद में एब्जॉर्ब वगैरह करके 1000 से भी कम हो जाए, तो उसमें भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि फिर रिएक्शन क्या होने लग जाता है, स्लो हो जाता है। तो कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो कभी कभार क्या होता है बच्चों, कभी कभार क्या होता है, रिएक्शन कम होने लग जाता है, तो उसमें भी दिक्कत है। हम यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ करते हैं, मॉडरेटर्स। ये हैवी वाटर का होता है। हैवी वाटर क्या होता है, D2। वाटर आमतौर पे क्या होता है, H2। वाटर हमारा पानी क्या होता है, पानी होता है H2O, ठीक है। अभी हैवी वाटर क्या होता है, देखो केमिस्ट्री के हिसाब से हैवी वाटर कुछ भी होता होगा, बट फिजिक्स के हिसाब से हैवी वाटर यहाँ पर हम यूज़ करते हैं D2O। देखो बच्चे, होता क्या है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ड्यूट्रियम जैसे H2 होता है हाइड्रोजन, मतलब प्रोटियम के लिए, तो अगर ड्यूट्रियम के लिए क्या होगा, D2O, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन तो सबकी सेम होती है, तो सबकी केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये इससे हैवी वाटर बन जाता है। इसका काम क्या होता है, आप हैवी वाटर भी यूज़ कर सकते हो एंड उसकी जगह ग्रेफाइट भी यूज़ कर सकते हो। इसका काम क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जब ये जैसे मान लो एक न्यूट्रॉन यहाँ टकराया, उससे 3 बने, तो 3 न्यूट्रॉन आगे इससे टकराते हैं। कभी कभार क्या होता है, अगर ये न्यूट्रॉन बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग हो तो ये आगे रिएक्शन करते ही नहीं है, इधर उधर चले जाते हैं, और ऐसे तो फिर आपका न्यूक्लियर रिएक्शन चालू ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको न्यूक्लियर रिएक्शन प्रॉपर तरीके से कराना है, ना ज़्यादा बढ़ जाए ना घट जाए। बढ़ने में क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो भी दिक्कत हो जाएगी, और न्यूट्रॉन ऐसे हों जो रिएक्शन ना करें तो उससे तो रिएक्शन बंद हो जाएगा, तो 2 दिक्कत हो जाएगी। तो ये 2 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल रोड्स क्या करते हैं, पूछा जाएगा आपसे, क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, नोट्स में लिखा है बच्चे, एब्जॉर्ब करते लिखा है, सब मेंशन किया हुआ हमने। इनका काम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना होता है, और मॉडरेटर का क्या करता है, स्लोइंग डाउन होता है, स्लो डाउन। न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करते हैं, स्लो डाउन करेंगे तो रिएक्शन हो पाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जब छोटे छोटे 2 न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन जब होता है तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जैसे न्यूक्लियर फिशन के टाइम में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन का आज तक हमने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत किया है, बट उसको लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सके हम लोग। अब एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको किसी सोर्स से कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए होती है तो उसको लंबे टाइम तक सस्टेन करना पड़ता है। जैसे हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं न्यूक्लियर फिशन पे बेस्ड होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन का आज तक प्लांट नहीं है हमारे पास। न्यूक्लियर फ्यूजन
एक्चुअली क्या होता है, उसमें हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कंबाइन करके हायर एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं, बट एक्चुअली क्या है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी मांगता है उसको इनिशिएट करने के लिए। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जैसे आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कंबाइन करोगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन प्रोटॉन होगा वो आपस में उसको पास लाना पड़ेगा। हाइड्रोजन ऐसा होता है, और इसको पास लाने के लिए बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें स्पेंड करनी पड़ती है, जो कि आज तक जो न्यूक्लियर रिएक्टर चालू हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो फ्यूजन प्रोसेस करते हैं वो बहुत कम टाइम तक इसे कैरी आउट कर पाते हैं, क्योंकि इसको कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एक्चुअली क्या होता है कि अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज होके जब हायर एलिमेंट बनता है तो उसमें एनर्जी रेज होती है। देखो बच्चे, ये सब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के टॉपिक में पढ़ा जाता था, जो कि सिलेबस से हट गया है। सिलेबस ने अगर वो सब कुछ हटाया तो उसको फिजन और फ्यूजन भी हटा ही देना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जो उसकी सारी कहानी है वो पीछे से रिलेट थी, बीच का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हटा के आखिरी टॉपिक रख दिया है। तो इसको बस ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है इसका मतलब, क्योंकि डीप तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि सारी कहानी वहीं पे ही थी इसकी। तो हम अगर बेसिक की बात करें तो हम कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, छोटे न्यूक्लियस जब मिलके बड़ा न्यूक्लियस बनते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसको इजीली कैरी आउट नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि उसको आपस में पास लाने के लिए, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाने के लिए प्रोटॉन प्रोटॉन को पास लाना पड़ता है, और प्रोटॉन प्रोटॉन को पास लाने के लिए बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, जो कि प्रैक्टिकली आज तक के टाइम में फिजिबल नहीं है। ऐसा है कि पूरा वर्ल्ड मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसका नाम है आईटर, फ्रांस में वो है, प्रोजेक्ट चल रहा है। तो बट एक्चुअली क्या है कि अभी भी अलग अलग कंट्री भी इस पर कई सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर ये पॉसिबल हो पाया तो हमारे पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। सन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की हेल्प से होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की हेल्प से होती है। और एक्चुअली क्या है कि ऐसा माना जाता है कि आज के बाद कुछ साल फ्यूचर में जो फ्यूल होंगे, हाइड्रोजन फ्यूल जो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होगा ये काफ़ी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। मतलब जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, और जितने भी आप सोर्सेज ऑफ एनर्जी आज भी देखते हो, चाहे विंड वगैरह ये भी देखते हो, ये भी हट जाएंगे। 2-4 सोर्सेज इंपॉर्टेंट रह जाएंगे, जिसमें से एक सोर्स होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि इसमें हमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब कैसे मिलती है, क्या मिलती है, इसकी कहानी अपने में अलग है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, बहुत सारे लैब्स चल रही हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हजारों लाखों लगे पड़े हैं। उनको एक ऐसा रिएक्टर बनाना है जो न्यूक्लियर फ्यूजन सस्टेन करे। सस्टेन मतलब समझ में आ रहा है बच्चों, एक बार इनिशिएट नहीं करे, उसको लंबे टाइम तक चलाते रहे, और चलाए तो चलाए सही, उसको कंट्रोल वे में चलाए। कंट्रोल वे और अनकंट्रोल वे में क्या होता है, कंट्रोल वे में चलाए मतलब कि कंटिन्यूसली एनर्जी भी प्रोड्यूस करे और बिना किसी एक्सप्लोजन के। ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाए कि ब्लास्ट हो जाए। समझे बच्चे? तो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काफ़ी सारी रिसर्च चल रही है। होपफुली कुछ साल में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर हमारे बन गए हैं, और बनते ही हम कोल पेट्रोलियम बिल्कुल ही बंद कर देंगे। उसके बाद जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होगी वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ही मीडियम से बनाई जाएगी, और सारी भी हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह की कोई नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर इसको कंट्रोल वे में किया जाए तो इसके हार्मफुल इंपैक्ट भी नहीं होते। न्यूक्लियर फिशन में जो होते हैं काफ़ी हार्मफुल इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। फिशन में जो यूरेनियम, जो हमारे पावर प्लांट है वो न्यूक्लियर फिशन पे काम करते हैं, उसमें रेडियो एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से हाई गामा रेडिएशंस निकलते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सेफ होता है। थियोरेटिकली बच्चे कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी 1-2 चीज़ें और डिस्कस करनी है हमको। एक्चुअली क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन कैरी आउट कराने के लिए आपको इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो कंबाइन करने के लिए आप कैसे कंबाइन करोगे, ये बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। तो देखो बच्चे, मैं ये नहीं कह सकता कि हम अभी तक सॉल्यूशन पे पहुंच गए हैं कि कैसे कंबाइन किया जा सके, बट क्या क्या मीडियम्स हैं और किस किस तरीके से कंबाइन किए जा सकते हैं उसमें साइंटिस्ट लोग ट्राई कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट लोग बेसिकली थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रेफर कर रहे हैं। अभी थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है बच्चे, देखो एक्चुअली क्या होता है, अगर आप इसको फ्यूज़ करना चाहते हो तो फ्यूज़ करने के 1000 तरीके होंगे, बट उनको थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन ज़्यादा प्रेफरेबल है। अब ये थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, देखो बच्चे, अभी तक जितनी भी रिसर्च चल रही है वो थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन पे चल रही है। एक्चुअली क्या है कि फ्यूज़ किस मशीन से किया जाए और किस प्रोसेस से किया जाए और किस लॉजिक से किया जाए। अब जैसे मान लो हम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मोमीटर एक डिवाइस होता है। तो सबसे पहले जो थर्मोमीटर थे वो सिर्फ मरकरी थर्मोमीटर हुआ करते थे, मरकरी पे काम करते थे। बट आज के टाइम में सिर्फ मरकरी थर्मोमीटर नहीं है, गैस थर्मोमीटर भी अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर भी अवेलेबल होते हैं, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी अवेलेबल होते हैं। शायद मैं बोल रहा हूँ आपको पता हो या ना हो।
देखो अच्छा, मरकरी थर्मोमीटर क्या होता है, जिसमें मरकरी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जब उसको गर्म करोगे तो एक्सपेंड होगा, तो रीडिंग देता है, इसे मरकरी थर्मोमीटर कहते हैं। बट रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या होता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से उसकी रीडिंग क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। जो हमारे मतलब कुछ थर्मोमीटर हैं वो तो मरकरी पे काम करते हैं, और कईयों के कॉन्सेप्ट अब मरकरी पे नहीं होते, वो थोड़े क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो इसका मतलब आज के टाइम में हमारे पास ऐसे डिवाइसेस भी हैं जो सेम चीज़ मेजर करते हैं, बट उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अलग है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो मतलब अगर आप किसी एक प्रोसेस को कैरी आउट कराना चाहते हो तो आप उसको दो अलग अलग तरीके से भी करा सकते हो। अगर आप उसको फ्यूज़ कराना चाहते हो तो आपके पास अलग एक मेथड हो सकता है, बट फिलहाल जो हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं, साइंटिस्ट जो मेथड प्रेफर कर रहे हैं, उसका नाम है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो, इतना ज़्यादा, तो अगर हम इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दें तो इसकी थर्मल मोशन की वजह से थर्मल मोशन इतना ज़्यादा हो जाए कि ये भले ही आपस में रिपेल कर रहे हो, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस को कंबाइन करना बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपेल करने के बावजूद भी क्या हो, अगर इनके थर्मल मूवमेंट इतनी फास्ट हो, समझ में आ रहा है बच्चों, इतनी फास्ट चल रहे हैं, तो एक ऐसा हो सकता है कि थर्मल मूवमेंट इतनी फास्ट हो फिर भी एकदम से क्या कर जाएंगे, उस थर्मल मोशन के चक्कर में कंबाइन कर जाए। ये कॉन्सेप्ट है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर का। अब एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है जिससे हम बना सकते हैं। हम दो न्यूक्लियस को कंबाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास दूसरे और मेथड भी पॉसिबल हो सकते हैं, बट एक्चुअली इस टाइम पे साइंटिस्ट लोगों को ये मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल लग रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? हो सकता है कि फ्यूचर में अगर हमारी वो टेक्नोलॉजी काम ना करे जिस पे हम वर्क कर रहे हैं इस पर, उसकी जगह हम दूसरी टेक्नोलॉजी पे आ जाएं, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन पे के छोड़ के जगह हमको कुछ और बेटर लगे। बट अभी तो यही लग रहा है कि यही सही लग रहा है कि इससे शायद सक्सेस मिल सकती है। बट एक्चुअली क्या है बच्चों, इसके लिए एक प्रॉब्लम यह है, इसके लिए प्रॉब्लम यह है कि ऐसे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है दो प्रोटॉन्स को कंबाइन करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि दो प्रोटॉन्स कंबाइन हो जाएं इस तरीके से, तो करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली इतना माना जाता है कि उनको 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थर्मल एनर्जी चाहिए। थर्मल एनर्जी मतलब कि उनका मूवमेंट चाहिए। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, अगर देखा जाए हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसका थर्मल मोशन उतना ज़्यादा होता है। हम लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जब पढ़ा था अपनी 11th क्लास में, तो ये पढ़ा था कि अगर आप किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसकी मूवमेंट उतनी ज़्यादा होगी। अगर इस रूम में हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली क्या, टेम्परेचर का असर बहुत पड़ता है। अगर आप इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो ताकि इसकी एनर्जी, इस प्रोटॉन की एनर्जी 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, तो पॉसिबल चांस हो सकते हैं कि एकदम इतनी तेज चल रहे हो और ये एकदम से क्या हो जाए, चलते चलते मर्ज हो जाए एकदम से यूँ, और मर्ज हो जाए और कंबाइन हो जाए, इतनी स्ट्रांग एनर्जी। आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर इसमें तो ही एनर्जी मिल रही है, हम लोगों को एनर्जी देनी क्यों पड़ती है? बट होता है बच्चे, ऐसा होता है कि इसको कंबाइन करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है, बट जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ती है कंबाइन करने के लिए, जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो उससे कई गुना एनर्जी हम रिलीज भी होती है। समझो बच्चे, अगर आप जैसे बिजनेस चलाते हो और इन्वेस्टमेंट करते हो 10 रुपये और कमाते हो क्या, 100 रुपये, तो ठीक यही कहानी है इसकी भी। बट इसके अंदर यही है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, मतलब वो एनर्जी इनिशियल एनर्जी देना जरूरी है। सन के केस में बच्चे एक्चुअली क्या खास बात है, सन के केस में ये रिएक्शन कंटिन्यूसली वैसे ही चल रहा है। अब मेन बात तो यह है कि इसमें एक खास बात यह है कि इसको इनिशिएट कर दो तो हो सकता है ये अपने आप ऑटो स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आपको बार बार एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। अब सन के केस में क्या न्यूक्लियर फ्यूजन कोई बार बार स्टार्ट कर रहा है? नहीं, एक बार चल रहा है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चले ही जा रहा है, क्योंकि सन ने इतना हाई टेम्परेचर अचीव कर लिया है और वैसे भी सन की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। तो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से और हाई टेम्परेचर होने की वजह से सन में रिएक्शन कंटिन्यूसली चल रहा है। एक्चुअली क्या है, ऐसा माना जाता है, कुछ कंट्रीज कह रही हैं कुछ साल में हम आर्टिफिशियल सन लॉन्च कर देंगे। अब आप कहोगे आर्टिफिशियल सन क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट बहुत 20 साल पुराना है बच्चे। भाई कुछ नहीं, एक हमारे पास सैटेलाइट जैसे होती है, सैटेलाइट ही हो वैसी, बट उस पर हाइड्रोजन गैस हो, सैटेलाइट जैसा कुछ हो, उस पर हाइड्रोजन गैस हो। देखो बच्चे, सन इज नथिंग बट सन इज एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट। सन को अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बोले तो सन कुछ और नहीं है, सिर्फ क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन का प्लांट है। और ऐसा ही हम आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फ्यूजन का प्लांट बना करके बाहर प्लॉट कर दें सैटेलाइट की तरह, तो हम एक आर्टिफिशियल सन बना सकते हैं जो आपको रात को भी क्या दे, उजाला देगा। बट एक्चुअल में क्या है, अब बच्चे कहेंगे कि इधर चाइना कर रहा है, और एक्चुअली चाइना नहीं कर रहा है बच्चे, बहुत सारी कंट्री कर रही है, इस बात में शक नहीं, इंडिया भी कर रही है, इंडिया की भी रिसर्च चल रही है। इधर
तो देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि कई बच्चे कहते हैं सर हाइड्रोजन सारी खत्म हो जाएगी तो कहानी खत्म। नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बनेगा, हीलियम कार्बन बनेगा, मतलब वो हायर एटम्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, हायर न्यूक्लियस। देखो बच्चे एक्चुअली ये फ्यूजन का प्रोसेस होता है, तो एक्चुअली क्या है कि जैसे ये फ्यूजन प्रोसेस चलता रहता है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो हायर कॉम्बिनेशन होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जैसे हाइड्रोजन का कंबाइन हो रहा है तो उससे हीलियम बन रहा है, उसमें कम एनर्जी इनिशिएट करने के लिए चाहिए, बट अगर हीलियम कंबाइन होकर कार्बन बनेगा तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी स्पेंडिंग बढ़ती है। न्यूक्लियर फ्यूजन का टॉपिक आज भी रिसर्च के दायरे में है, तो देखो बच्चे इस पर ज़्यादा कमेंट करना फायदेमंद नहीं है, बट एक्चुअली क्या है ये सारी चीज़ें सन के रिसर्च के बेसिस पे बताई जाती है कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, क्योंकि सन के केस में न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, उसकी हम स्टडी करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से हो सकता है। हमने अर्थ पे ऐसा कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं करा पाए अभी तक ढंग से। लो कि हम एक किसी हाइड्रोजन एटम को 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें तो इतनी सफिशिएंट एनर्जी, थर्मल एनर्जी इसमें गेन हो जाएगी ताकि वो उस दूसरे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होके मर्ज होके न्यूक्लियर फ्यूजन कैरी आउट करा पाए। बट एक्चुअली क्या है कि इसके लिए करीब करीब जो टेम्परेचर चाहिए होगा NCERT के अकॉर्डिंग वो करीब करीब 3 × 10⁹ केल्विन चाहिए होगा, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इसको बहुत लंबे टाइम तक किसी मशीन से बनाना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। और तभी मैं फिर से कह रहा हूँ कि आज भी इसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और इसमें जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें पूरी वर्ल्ड की मेन कंट्रीज सारी शामिल है। ITER एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो फ्रांस में चल रहा है, जिसमें यूरोप की सारी कंट्रीज़ के फंड लगे हुए हैं, इंडिया का बहुत बड़ा फंड लगा हुआ है, जिसमें चाइना का फंड लगा हुआ है, अमेरिका का फंड लगा हुआ है। सब कंट्रीज़ मिलकर काम करें, जिनका फंड जितना शेयर है उस हिसाब से सबको टेक्नोलॉजीज भी मिलेंगी। जैसे इंडिया ने पैसा लगाया है तो जब ये टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तो इंडिया को ही टेक्नोलॉजी मिलेगी। जिन्होंने पैसा नहीं लगाया है उनको ये टेक्नोलॉजी, उनको टेक्नोलॉजी बेची जाएगी।